रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, ये अपन का चैप्टर 9 है फिजिक्स का, ठीक है। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में, कि ऑप्टिक्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे और रे ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे। वहाँ मैंने पिछली वाली वीडियो में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि भाई बिटवीन एफ एंड आर क्या रिलेशन होता है। अगर आप लोगों को क्लास 10th में याद हो तो आपको बता दिया गया था कि जो फोकल लेंथ होती है, यानी जो एफ होता है वो r/2 होता था, याद है कि नहीं। अगर इस डायग्राम के अंदर देखो कॉनकेव मिरर, तो बोला जाता था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस से पोल तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ। तो जो फोकल लेंथ होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इसमें क्या रिलेशन होता था। तो इसमें रिलेशन होता था कि जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो आधी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, यानी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है तो आपकी जो फोकल लेंथ होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी, यानी उसकी आधी होगी। ये चीज़ आपको जानते हो, लेकिन हम यहाँ पर इसको ड्राइव करेंगे, बस इतना ही फर्क है। क्योंकि देखो रे ऑप्टिक्स आप लोगों ने 10th में भी पढ़ी थी, आपको रूल्स वहाँ के भी याद है कि कैसे इमेज बनती है, कैसे वर्क करता है, बट वो चीज़ें रिवाइज करेंगे और साथ में प्रूव करेंगे। तो समझ रहे हो ना, 10th में आपको ये तो क्लियर था ही कि भाई फोकल लेंथ जो होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होगी। अब यहाँ हमें प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये सही बात है कि F=R/2 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वही स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ रे ए बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट एट अ पॉइंट बी ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब देखो आप लोगों को याद होगा कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, चाहे कॉनकेव मिरर की बात कर लो चाहे कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लो, दोनों ही केसेस में फोकल लेंथ आधी होती थी रेडियस ऑफ कर्वेचर की, सही बात है। तो अब हमें दोनों में ही केसेस में एक साथ लेके ड्राइव कर दे रहे हैं, यानी अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो भी ये फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होगी, अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो भी ये फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होगी। क्लियर है। तो इन्होंने डायग्राम बनाया हुआ है कि एक रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब आप लोगों को याद होगा कि जब भी रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर में पैरेलल आती थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से आती थी, फोकस पॉइंट से। तो ये रे ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद ये कहाँ से गई, जिस पॉइंट से गई वो पॉइंट हो गया फोकस। तो ये पॉइंट हो गया फोकस, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट हो गया फोकस, फोकस से पोल तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ और सी से पी तक का डिस्टेंस आर। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि ये डॉटेड लाइन क्या है। तो देखो डॉटेड लाइन क्या है, आप लोगों को पता है जब भी एक इंसिडेंट रे होती है और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे होती है उसके बीच में नॉर्मल जाती थी, तो ये जो होती है ये होती है नॉर्मल। क्या होती है, नॉर्मल। और आप लोगों को याद होगा कि इंसिडेंट रे, यानी कि जो रे आ रही है मिरर की तरफ, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता था उसे हम क्या कहते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आई। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता था उसे बोलते थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आर। तो आई और आर क्लियर है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा मेरे भाई कि सर हमें कैसे पता कि ये नॉर्मल है। बिल्कुल सही बात है, आपके मन में ये डाउट आ रहा है ना कि ये तो ठीक है आपने बोल दिया ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट होने का फोकस से गई, आपने यही नॉर्मल क्यों बनाई और सी तक ही क्यों गई। सही डाउट है बिल्कुल। तो इस डाउट का जवाब सुनो। देखो आपको पता है कि जो ये कॉनकेव मिरर है किसी ना किसी स्फेरिकल मिरर से लिया गया होगा, कॉनकेव मिरर किसी ना किसी स्फेरिकल मिरर से लिया गया होगा। जो ये स्फेरिकल मिरर है उसका ही सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये थोड़ा सा डायग्राम ठीक नहीं बन पाया क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल मिड में होना चाहिए, तो यानी कि ये डायग्राम होगा बड़ा, जो ये सर्कल है वो जाएगा बड़ा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आना चाहिए, मिड में आना चाहिए। तो ये आपका कुछ बड़ा सा जाएगा, थोड़ा सा फील कर लो बस, ठीक है। जो बड़ा सा सर्कल है उसका सेंटर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी सर्कल के सेंटर से लेके उसके सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है क्या वो परपेंडिकुलर नहीं होता। कोई भी सर्कल ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो कोई भी सर्कल उठा लो, ये लो कोई भी सर्कल ले लो, कोई भी सर्कल ले लो। अगर ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है तो सेंटर से लेके जो रेडियस बनती है ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो याद रखना कि कोई भी कॉनकेव मिरर हो, क्या हो, कोई भी कॉनकेव मिरर हो और आपका जो सी से लेके किसी भी जगह पर जो जाएगा वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर। आपको याद है ना कोई भी टेंजेंट बनती थी तो यहाँ पर क्या रहता है, एंगल बनता है टेंजेंट 90, कहीं भी कोई भी रेडियस, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो खुद देख लो ना सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, कॉनकेव मिरर एक सर्कल का पार्ट है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसीलिए बोला जाता है किसी भी कॉनकेव मिरर में या फिर कॉन्वेक्स मिरर में आपको परपेंडिकुलर बनाना हो किसी पॉइंट से, कुछ मत करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ले जाओ। उस पॉइंट से लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर तक क्यों ले जाओ, क्योंकि हमें पता है सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन खींची जाती है ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है। डाउट क्लियर हो गया कि उसको नॉर्मल क्यों लिया था, ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, इसको नॉर्मल क्यों लिया था। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ये वाला। ये क्या होगा, यहाँ पे बड़ा सा सर्कल होगा, सेम बड़ा सा सर्कल होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये नॉर्मल, यानी कि इंसिडेंट वो नॉर्मल हो जाती है। डॉटेड लाइन क्या होती है, नॉर्मल को बताती है। यहाँ तक सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हैं। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं कि भाई F=R/2 होता है, इस बात को प्रूव करो। F= क्या होता है, R/2, इस बात को प्रूव करते हैं, ठीक है। इन डायग्राम्स की भी जरूरत पड़ेगी तब समझाऊंगा। पहले डायग्राम समझ में आ गया, फिर से बता दे रहा हूँ। ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है,
पैरेलल रे ऑफ लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्ट होने का फोकस से गई। इस पॉइंट से मैंने नॉर्मल बनाई, तो मैंने बताया कि किसी भी कॉनकेव मिरर के पॉइंट से अगर नॉर्मल बनानी हो तो वहाँ से लाइन कहाँ लेके जाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके जाओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो गया। आई और आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब मैंने इसको मान लिया एंगल अल्फा। क्या मान लिया, एंगल अल्फा। किस किस के बीच में, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये नॉर्मल जो है, ठीक है। ये तो आई है, ये तो आर है, ये फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पूरा डायग्राम बिल्कुल समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। आगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर दिस रे कन्वर्ज टू पॉइंट एफ। तो वहां हमने डायग्राम में देख लिया कि रिफ्लेक्शन के बाद जो रे ऑफ लाइट है वो किधर कन्वर्ज करेगी, फोकस की तरफ कन्वर्ज करेगी। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी इन्होंने बोला इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स में डाइवर्ज कर जाती है। देख रहे हो ना कि इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर तो ये इस तरफ आ रही है, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इधर फोकस की तरफ नहीं आती, डाइवर्ज कर जाती है। तो इसलिए वहां उन्होंने मेंशन कर दिया दोनों बातें। एंड अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में कैसा लगता है कि इस वाले पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, यानी वहां से निकल रही है। और कॉनकेव मिरर में क्या होता है, उस पॉइंट की तरफ आ रही है। ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे हो रहा है। क्योंकि जब आप 10th क्लास में होगे तो आपको याद होगा, 10th में आपके मन में एक डाउट आता था कि क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर में लगते हैं कि नहीं लगते, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं कि नहीं होते। तो आपको याद होगा प्लेन मिरर में तो बना देते थे, जो ये प्लेन मिरर होते थे, यहाँ पर रे ऑफ लाइट आती थी, ठीक है। रे ऑफ लाइट आती थी, इंसिडेंट रे, इस पॉइंट से बनता था हमारा नॉर्मल। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था। तो हम कहते थे यस, प्लेन मिरर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे कर रहा है। बट कुछ बच्चों के मन में डाउट आता था कॉनकेव मिरर को लेकर कि कॉनकेव मिरर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ हमसे कोई भी एंगल नहीं बनवाया जाता था। 10th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं ये वाली, ठीक है। वहाँ हमसे बोला जाता था कि भाई रे ऑफ लाइट पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से गई। कहाँ से गई, फोकस से गई। तो यहाँ बच्चे सोचते थे कि पता नहीं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि ये तो इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे, और ये हमारी हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो 10th क्लास में तो हमें इंसिडेंट रे दिखती थी, रिफ्लेक्टेड रे दिखती थी। तो हमारे मन में आता था भाई पता नहीं यार यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, यहाँ तो एंगल ही नहीं दिख रहे। तो उसका जवाब क्लियर हो गया कि यस, स्फेरिकल मिरर में भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। इस बात को आप दिखा सकते हो कैसे, यहाँ पे मान लो सेंटर कर्वेचर यहाँ पर है सी, तो अब तुम्हें बनाना है इस पॉइंट से नॉर्मल। तुम्हें इस पॉइंट से क्या बनाना है मेरे भाई, नॉर्मल। तो इस पॉइंट से नॉर्मल बनाने के लिए क्या करोगे, इस पॉइंट से एक लाइन ले जाओगे सीधी सेंटर कर्वेचर पर, क्योंकि अभी भी समझाया मैंने कि इस वो मिरर के किसी भी पॉइंट से आप उसके सेंटर कर्वेचर तक लाइन लेके आओ, परपेंडिकुलर होता है उस पॉइंट का, ठीक है। अब इस पॉइंट का अगर परपेंडिकुलर है तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल आएंगे, यानी कि यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे हो रहा है। बिल्कुल सारी बातें क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझा गया है। Thus the focus of a concave focus of the mirror C is the center of curvature CP. The radius of curvature BC is a normal to the mirror at point B. यानी उनको यहाँ पर इंडिकेट कर दिया कि भाई जो F है वो फोकस है, C है वो सेंटर कर्वेचर है, जो CP है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। देख लो डायग्राम, जो C है वो सेंटर कर्वेचर है, जो F है वो फोकस है, जो CP है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो FP है वो आपका फोकल लेंथ है, ठीक है। इसको इंडिकेट करके वहाँ बता दिया गया है, ओके। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अब देखो ध्यान से समझना कि इस वाले डायग्राम को देखो, एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। अब एक बात ध्यान से देखना, इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को CFB दिख रहा है या फिर BFC, इस ट्रायंगल को देखो। इस ट्रायंगल में ध्यान से एक बात देखना कि अगर एंगल आई एंगल आर के इक्वल है, क्योंकि भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक बात बताओ, ये वाली जो लाइन बनाई थी मैंने इंसिडेंट रे, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या की बनाई थी कि भाई ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो क्या ये जेड नहीं बन रहा, तो क्या यहाँ पर एक जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखो अब जेड बन रहा है तो आई इक्वल्स टू अल्फा क्यों हो जाएगा, आई इक्वल्स टू एंगल अल्फा, क्यों, क्योंकि देखो जेड बन गया ना। अब जेड बन गया तो ये कॉर्नर वाले एंगल हो गए, तो जेड बनते ही आई इक्वल्स टू एंगल अल्फा हो गया। अब एक आप खुद बात बताओ कि अगर एंगल आई आर के इक्वल है और एंगल आई अल्फा के इक्वल है, तो क्या मैं कह सकता हूँ अल्फा और आर दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से अल्फा और आर दोनों इक्वल हो गए, क्लियर है। क्योंकि एंगल आई और एंगल अल्फा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर है क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अल्फा इक्वल्स टू आर हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। इस बात को भी लिखकर भी दिखा दूंगा, ठीक है, समझाने वाली बात है। अब एक बात बताओ, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई भी ट्रायंगल हो, ये ऐसा ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है। अब किसी भी ट्रायंगल में हमसे बोला जा रहा है ये वाला एंगल इक्वल है, क्या बोला जा रहा है कि ये वाला एंगल इक्वल है, यानी ये वाला अल्फा एंगल और जो आर है वो इक्वल है। तो अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो याद करो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती थी, क्योंकि एक रूल था, एक थ्योरम थी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। यानी अगर इक्वल साइड है तो एंगल इक्वल होंगे, या फिर साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। यानी कि अगर दो एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड, यानी इसके अपोजिट ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी CF
इक्वल होगी बी एफ के। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है सारी बातें। सी एफ इक्वल होगा बी एफ के। अब ये जो बात है वो मैं डायग्राम के हेल्प से आपको समझाई दिया, अब आपको ये लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक है। डायग्राम को अच्छे से देख लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी प्रूफ कर चुके हैं कि जो हमारा सी एफ है, सी से लेके एफ तक का डिस्टेंस है, वो किसके इक्वल है, बी से लेके एफ तक के डिस्टेंस के। क्यों? क्योंकि अल्फा और आर दोनों आपस में इक्वल हैं। अब जितनी बातें बोली हैं उनको लिख लेते हैं। तो लिख के दिखाऊंगा अगर मैं, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल्स टू आर एज ए बी इज पैरेलल टू पी सी। जो ए बी है वो पी सी के पैरेलल है। जो आपकी ये ए बी है ये किसके पैरेलल है, पी सी के, तो इसलिए आई इक्वल्स टू अल्फा हो गया। तो यहाँ वही लिख दिया कि एंगल अल्फा इक्वल्स टू एंगल आई। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है सारी बातें, कोई डाउट तो नहीं है। तो एंगल अल्फा इक्वल्स टू एंगल आई हो गया। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इन ट्रायंगल बी एफ सी एंगल आर इक्वल्स टू एंगल अल्फा हो जाएगा। बी एफ सी ट्रायंगल कौन सा पहले देख लो, हालांकि डायग्राम मैंने पहले समझा दिया। बी एफ सी, इसको बना लेता हूँ। बी एफ सी यानी कुछ इस तरीके से है, बी एफ सी ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल आपका बी एफ सी। अब इस ट्रायंगल में क्या बोला गया है, ये वाला तो एंगल आर है और ये वाला अल्फा है, ठीक है। मैंने उसका पार्ट निकाल दिया, ठीक है, उस डायग्राम का। अब यहाँ पे एंगल आर इक्वल्स टू एंगल अल्फा हो गया। तो अगर एंगल आर इक्वल्स टू एंगल अल्फा है तो हेंस सी एफ इक्वल्स टू बी एफ। जो ये सी एफ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी एफ के। क्यों? क्योंकि मैंने रीजन बता दिया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल बनना चाहता हूँ, लिख सकता हूँ मैं कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। क्लियर है? अब देखो साइड इक्वल हो गई। अब देखो ध्यान से समझना, हम लोग क्या प्रूव करने वाले हैं, हम लोग यही प्रूव कर रहे हैं कि भाई जो रेडियस होता है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ के, या फिर ऐसे कह लो कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की हाफ होती है। यानी ये वाली बात हमें पता थी, प्रूफ करनी है। यहाँ तक आ चुके हैं। अब तो ध्यान से समझना कि अगर अपर्चर स्मॉल है, अपर्चर स्मॉल का मतलब क्या, देखो ये कॉनकेव मिरर था, ये क्या था, कॉनकेव मिरर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी। हमने क्या किया था कि एक रे ऑफ लाइट लाई थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फोकस से निकाली थी, फिर हमने यहाँ पे एक नॉर्मल बना ली थी, ठीक है। ये था। अब ध्यान से समझना, अगर ये अपर्चर छोटा है तो अपर्चर छोटा है क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे मान लो पॉइंट बी है और यहाँ पे पॉइंट पी है। अगर ये अपर्चर छोटा है, छोटा यानी कि ये बी और पी पास पास है, जो ये बी और पी हैं वो क्या है, पास पास है। अपर्चर छोटा का मतलब क्या है कि बी बिल्कुल पी के नज़दीक है, बी जो है वो पी के नज़दीक है। यहाँ पे आपको बहुत दूर दिख रहा है लेकिन दूर नहीं है। अगर स्मॉल अपर्चर है तो बी और पी बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि भाई फॉर अ मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर, अगर मान लो अपर्चर बहुत स्मॉल है तो जो एफ बी होगा वो इक्वल हो जाएगा एफ पी की। यानी जो एफ बी है, जो एफ बी है, ये वाला डिस्टेंस एफ पी की इक्वल हो जाएगा। देखो फील कर लो, मान लो ये है, अब कोई भी 2 पॉइंट या पास पास है और यहाँ से तुम्हें डिस्टेंस लेना है, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, अगर ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो क्या दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, नहीं होंगे भाई, बिल्कुल समझो ना। ये पॉइंट बिल्कुल पास पास हैं तो ये डिस्टेंस ले लो चाहे ये डिस्टेंस ले लो, ये लगभग लगभग इक्वल होंगे। तो इसीलिए इन्होंने बोल दिया जो एफ बी है, जो ये एफ बी है और जो एफ पी है, ये दोनों डिस्टेंस सेम है या इक्वल है। कौन कौन से, ये वाला एफ बी और ये वाला एफ पी, ये दोनों डिस्टेंस सेम है। मैं फिर से बता रहा हूँ सेम क्यों है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ भाई, मैं मान के चल रहा हूँ, ऐसा है नहीं मान के चलना कि अपर्चर स्मॉल है। हाँ, अगर आप कहोगे नहीं सर मैं तो अपर्चर बड़ा लेके चलूंगा, तो फिर ये वाली चीज़ मैं प्रूव नहीं करूँगा। क्लियर है? तो फिजिक्स में थोड़ा सा मान के चलते हैं, आपको पता है अज्यूम करके चलते हैं तभी प्रूव हो पाता है। तो आप कहोगे नहीं मैं और बी और पी का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी, मैं मान रहा हूँ। लेकिन फिलहाल हम मान के चल रहे हैं बी और पी पॉइंट बिल्कुल पास पास है, नज़दीक है, क्लोज है। क्लोज है तो एफ से पी तक का डिस्टेंस, एफ से बी तक का डिस्टेंस दोनों क्या है, मान लो सेम है। स्मॉल अपर्चर इसलिए मेंशन भी कर दिया, ये किसके लिए, सिर्फ फॉर अ मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर, ये सिर्फ फॉर्मूला उसके लिए है जिस मिरर का अपर्चर स्मॉल होता है। फिर से बोल रहा हूँ कि अपर्चर स्मॉल होना जरूरी है मिरर का, तभी ये फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। ओके, अब अगर एफ बी बराबर एफ पी हो गया तो सी एफ जो है हमारा वो एफ पी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे सी है तो सी एफ है, जो एफ पी है ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये क्यों इक्वल हो जाएंगे, तो ध्यान से समझो कि जो आपका ट्राइंगल था ये वाला, हमने बोला था ये इसके इक्वल है, अब आप कह रहे हो ये इसके इक्वल है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, नहीं हो गए? डायग्राम से देख लो, वरना देखो डायग्राम, देखो डायग्राम से बताता हूँ। अब ये भी तुमने क्या पढ़ा था कि भैया सी एफ जो है वो इक्वल है किसके, एफ बी के। ये तो प्रूफ कर चुके थे, यहाँ तो डाउट है ही नहीं कि भाई जो सी एफ तक का डिस्टेंस है वो एफ बी के इक्वल है। अगर ये डिस्टेंस इक्वल है, अब आप कह रहे हो कि जो एफ बी है वो एफ पी के इक्वल मान लो, जो एफ बी है उसको किसके इक्वल मान लो, एफ पी के। रीजन क्या दे रहे हैं कि पी और बी बिल्कुल पास पास है, इनका अपर्चर बहुत स्मॉल है, तो एफ और पी पास पास है, तो एफ पी बराबर एफ बी हो गया। अब एफ बी बराबर है सी एफ के, अगर एफ बी बराबर सी एफ के और एफ बी बराबर एफ पी ले लिया तो क्या मैं कह सकता हूँ सी एफ और एफ पी दोनों इक्वल हो जाएंगे। भाई सीधा सीधा दिख रहा है ना, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। तो हमारा सी एफ इक्वल टू किसके हो गया, इक्वलेंट हो गया एफ पी के। तो सी एफ जैसे इक्वलेंट हुआ एफ पी के, तो हम सी पी को क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझना, हैंस सी पी इक्वल्स टू सी पी, यानी कि यहाँ पर डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हमारा कॉनकेव मिरर था, ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी, यहाँ पे हमारा फोकस था, यहाँ पे हमारा सेंटर कर्वेचर था। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो एफ पी है, जो एफ पी यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और जो हमारा सी एफ है ये इक्वलेंट है। इतना तो अभी भी प्रूव कर चुके, जो सी एफ है हमारा
जो सी एफ है वो किसके इक्वल मान लिया इन्होंने, एफ पी के। ये तो बिल्कुल क्लियर है, भी प्रूफ किया। अब एक बात बताओ, क्या मैं सी पी को ऐसे लिख दूँ, सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस है, सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस एफ पी। तो वही लिखा है सी पी इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी। अब हमें पता है कि सी एफ किसके इक्वल है, एफ पी के, तो सी एफ की जगह हमने लिख लिया एफ पी एज इट इज, यानी सी पी इक्वल टू आ गया 2 एफ पी। और सी पी क्या है यहाँ पे जानते देखो, सी पी यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सी पी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पी तक का डिस्टेंस, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सी पी की जगह पे हमने लिख दिया आर, सी पी क्या डाल दिया मैंने आर। अब इक्वल टू किसके, 2 एफ पी के। अब एफ पी क्या ध्यान से देखो, एफ से लेकर पी तक का डिस्टेंस, ये क्या हो गया मेरे भाई, फोकल लेंथ। तो यहाँ मैंने लिख दिया एफ, तो यहाँ से प्रूव हो गया आर इक्वल टू 2 एफ, आर इक्वल टू क्या हो गया 2 एफ। अगर एनी 2 को उधर पहुंचा दो तो एफ इक्वल टू आर अपॉन 2, यानी यहाँ से प्रूव हो जाता है कि जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, या फिर ऐसे कह लो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ के 2 टाइम्स होता है। यहाँ तक बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे ऐसे समझ सकते हो, या तो कह लो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, या सीधा बोलो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ के। यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे 10th में क्या था कि हमने वहाँ पे डेरिवेशन नहीं किया था, हमने क्वेश्चन मार्क नहीं किया था कि क्यों एफ इक्वल टू आर अपॉन 2 होता है। जैसे अभी हम मिरर फॉर्मूला पढ़ा था हमने 10th में, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है। तो क्या वहाँ हमने क्वेश्चन मार्क किया था कि कैसे होता है 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ, हम कैसे मान लें, कहाँ से प्रूव हुआ, कहाँ से ड्राइव हुआ, हम यहाँ ड्राइव करेंगे। समझ बस इतना फर्क है कि वो चीज़ जो 10th में पढ़ी थी उसको डिटेल में डीप में जाके 12th क्लास में पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर, और कुछ नहीं। जिसका 10th का कॉन्सेप्ट मजबूत है उसको बहुत आसानी से चीज़ समझ में आएंगी, क्योंकि डायग्राम से पहले से पता है, रिजल्ट से पहले से पता है, सिर्फ प्रूव ही तो करना है भाई। बच्चे को तो पहले से पता ही था कि जो फोकल लेंथ होती है वो कितनी होती है, रेडियो कैसे हाफ होती है, ये तो 10th में पढ़ लिया था। यहाँ तो बस प्रूव किया है, यहाँ जो डायग्राम यूज होंगे वो से पहले से पता है कि इमेज बनते हैं, नहीं पता है तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे कि मैं वो भी समझा देता हूँ। चलो 10th में आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी स्फेरिकल मिरर के अंदर इमेज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, कम से कम 2 रे चाहिए होती है, याद होगा। और वो 2 रे रिफ्लेक्ट होने का जहाँ भी मीट करती थी वहाँ क्या बनती थी, इमेज बनती थी। तो सवाल ये उठता था कि मैं आपको रूल समझाता हूँ, रूल्स फॉर ड्राइंग इमेज फॉर्म बाय ए स्फेरिकल मिरर। यानी स्फेरिकल मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी उसके लिए जो रे बनाएंगे उसके कुछ रूल्स बता रहा हूँ। सबसे पहला तो मन में डाउट यही आता है, रूल बता क्यों रहे हो, क्या जरूरत है रूल बताने की, क्यों रूल चाहिए। तो जवाब सुनो। अब एक बात बताओ, ये मान लो कॉनकेव मिरर है, क्या है, मान लो कॉनकेव मिरर है, ये मान लो चलो प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस कॉनकेव मिरर पे 1 रे आएगी, 2 रे आएंगी, 10 रे आएंगी, 50 रे आएंगी, 500, 1000, 10,000, करोड़ रे आएंगी, भैया इनफाइनाइट रे आएंगे। हमें क्या पता, अगर यहाँ बल्ब लगा हुआ है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है तो यहाँ से तो लाखों रे गिरेंगी। अब भैया लाखों रे गिरेंगी तो मैं कैसे स्टडी करूँ, कैसे पहचानूँ इमेज कैसे बनी, क्यों बनी। तो इन्होंने कहा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो इस वाली जब यहाँ से रे निकलेंगी तो इस मिरर पर तो लाखों रे पड़ेंगी, करोड़ों रे पड़ेंगी, और पता नहीं किस किस पॉइंट पर पड़ेगी। तो उन्होंने कहा भाई इस चीज़ को फिजिक्स में तो बना नहीं पाएंगे, तो एक काम करो, हम आपको कुछ रूल बता दे रहे हैं, यानी कुछ रास्ते बता दे रहे हैं, आप उन्हीं को यूज करके इमेज बनाना। समझ रहे हो ना। देखो डाउट क्या क्या है, रे आपकी यहाँ भी गिर सकती है, रे आपकी ऐसी भी गिर सकती है, रे आपकी ऐसी भी गिर सकती है, रे आपकी ऐसी भी गिर सकती है। भाई रे तो कहीं भी गिरेगी, रे को कोई रोकेगा थोड़ी ना, रे की मर्जी, रे की मर्जी, वो कहीं पर भी गिरे किसी भी पॉइंट से, उसको कोई मतलब नहीं है कि भाई क्या हो रहा है, उसको बस उस ऑब्जेक्ट पर पढ़ने से मतलब होता है, वो यहाँ क्या ढूंढूं, कौन सी रे कहाँ से आ रही है। तो इसीलिए हमें कुछ रूल्स पढ़ाए जाते हैं जिससे हमारी जो फिजिक्स की स्टडी है वो कन्वीनियंट हो जाए, या कह लो थोड़ी सी ईजी हो जाए। क्योंकि अगर हमें पहले से रास्ता पता होगा, अब मुझे क्या पता है ये रे जो आई है इसका रास्ता क्या है, भाई कैसे बताऊँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी लगाऊंगा तो मुझे एंगल नहीं पता, एंगल कहाँ से पता करूँ, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगा के उसकी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पता करूँ, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कुछ चुनिंदा रास्ते हम बता देंगे पहले से, यानी कि हम मतलब फिजिक्स बता देती है पहले से। फिजिक्स कैसे बता देती है, वो कहती है देखो भाई आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, आप बस इतना ध्यान रखो कि कॉनकेव मिरर है, क्या है कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर मान लो रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, तो मन में आएगा डाउट कि भाई अब इसे भेजूँ कहाँ से, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना पड़ेगा, फिर एंगल पता करना पड़ेगा, बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कुछ मत करूँ, हम आपको बताते हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी तो वो हमेशा जो ये फोकस पॉइंट होगा यहाँ से जाएगी, तो आपको एक रे का रास्ता पता चल गया। अब टेंशन नहीं लेनी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे लगेगा, एंगल कैसे निकालूं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे निकालूं, क्या दिमाग में भैया, बस रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है, फोकस से जाएगी। रूल नंबर 1, इस रे को यूज करो, क्योंकि भैया देखो आपको इमेज बनाने के लिए कितनी रे चाहिए, 2 रे, इमेज बनाने के लिए चाहिए 2 रेज। अब इमेज बनाने के लिए, किसी पॉइंट की इमेज बनाने के लिए 2 रे चाहिए। ये वाली बात देखो 10th में बहुत अच्छे से डिस्कस कर दीजिए, आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना चाहते हो तो मिनिमम 2 रे चाहिए, बस मैक्सिमम कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, तो मिनिमम 2 रे चाहिए। तो अब इसमें तो कोई भी 2 रे चूज करने के लिए एक रूल पता चल गया कि अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, तो अपन को दिमाग में नहीं सोचना कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे लगाऊं, क्या करूं, कैसे रास्ता पता करूं। दूसरा, इन्होंने कहा कि मान लो अगर रे ऑफ लाइट, यहाँ बना देता हूँ, इन्होंने कहा कि मान लो ये फोकस है, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है
अगर रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है तो याद रखना ये रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन, जस्ट अपोजिट है, समझ रहे हो। अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो रिफ्लेक्शन कहाँ से गई, फोकस से। अब यहाँ क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गई, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरा रूल, दोनों अपोजिट हैं, एक याद हो जाएगा दूसरा अपने याद रहेगा। पैरेलल तो फोकस से जाएगी, फोकस से गई तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है भाई। तो 2 रे पता चल गए, बहुत हैं, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा में 2 और बता दिए कि मान लो किसी की इच्छा है कि भैया मैं इसको यूज नहीं करना चाहता, या मान लो ढंग से यूज नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने 2 और बता दिए। 2 क्या बताए, ये 2 क्लियर है। नेक्स्ट बताया, नेक्स्ट रूल हमें बताया कि अगर मान लो ये कॉनकेव मिरर है, अगर ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्लियर है। अब उन्होंने कहा कि मान लो अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गई, कहाँ से निकल गई, अगर रे ऑफ लाइट किससे निकल गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट से निकल गई, ठीक है, ये पॉइंट मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लो रे ऑफ लाइट आपकी इंसिडेंट होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब कहाँ जाएगी, तो उन्होंने कहा देखो हम बता देना रास्ता, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे ऑफ लाइट आई मिरर पे तो ये वापस इसी पास से चली जाएगी। अब आप पूछोगे सर क्यों चली जाएगी, वो इसलिए चली जाएगी क्योंकि अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि जो सेंटर कर्वेचर से लाइन आती है ये कितना होगा, परपेंडिकुलर। अब आपको याद होगा प्लेन मिरर के केस में क्या होता था, जब भी रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर आती थी तो उसी पास से वापस हो जाती थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता था 0। भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि इंसिडेंट रे ये है, इस पॉइंट से नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल कोइंसाइड कर रही, वो कोइंसिडेंट कर रही हैं, तो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं। जब एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंगल ऑफ आई 0 होगा तो एंगल ऑफ आर को भी 0 होना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब भी रे ऑफ लाइट नॉर्मल आएगी किसी भी सरफेस पे तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, एज इट इज वापस हो जाएगी, क्लियर है। तो ये अपन का हो गया क्या कि सेंटर कर्वेचर से रे ऑफ लाइट जाएगी तो 3 रूल पता चल गए, यानी 3 रे के रास्ते पता चल गए। एक और क्या है, चौथा फिर ये वाला है कि मान लो ये अपन का कॉनकेव मिरर है, ये अपन का कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल एक्सिस भी बना ली, ठीक है। अगर ये पोल है तो जो रे ऑफ लाइट इस पोल पे गिरेगी, जितना एंगल बनाएगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब ये इंसिडेंट रे पोल पर जितने एंगल पे गिरेगी उतने एंगल से क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये चौथा रूल हो गया। यानी ये 4 रूल काफ़ी हैं आपको इस बात की स्टडी समझने में कि इमेज कैसे बन रही है, क्योंकि आपको मिनिमम 2 रे चाहिए तो कोई भी उठा लो, या तो ये उठा लेना, या पहले वाली, या ये वाली, या फिर ये वाली। 4 रे सफिशिएंट हैं, इन्हीं की हेल्प से हम लोग इमेज बनाते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्या ये 4 अपन के रास्ते हैं, क्या बस यही 4 रास्ते इमेज बनाने के और नहीं है, भैया बहुत रास्ते हैं। जब हम मिरर के सामने अपने आप को देखेंगे तो ये थोड़ी ना होगा अच्छा ये रे ऑफ लाइट पैरेलल गई है, ये रे ऑफ लाइट फोकस है, ये भैया कोई मतलब नहीं है, नेचुरल फिनोमेनन है। सीधा चेहरा देखोगे मिरर के सामने, चेहरा दिखेगा, और तुम्हें ही नहीं दिखेगा, अपने पीछे 10 लोगों की फौज खड़ी कर लो, 10 लोगों को दिखेगा। इस बात का मतलब क्या है कि उस मिरर से जो रे आ रही हैं वो मेरे पीछे जो 10 लोग खड़े हैं उनके पास भी जा रही हैं, तो सबको दिखेगा। वैसा तो नहीं है कि मैं अपना चेहरा देख रहा हूँ मिरर के अंदर तो जो रे आ रही है वो मेरे पास आ रही है, मेरे बगल वाले को नहीं दिखेगा, भाई उसको भी तो दिखेगा मेरा चेहरा, इसको भी दिखेगा मेरा चेहरा। तो जब इन सबको क्यों दिख रहा है, क्योंकि इन सब रे आ रही हैं, तो इन सब रे कहाँ से आ रही है भैया, लाखों करोड़ों में हैं, कितने भी लोग खड़े कर लो यहाँ पर सबको दिखेगी इमेज, क्योंकि सबके पास कोई ना कोई रे आएगी, और कोई ना कोई रे आएगी तो उसे इमेज दिखेगी। लेकिन कम से कम 2 रे चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए, क्लियर है, समझ आ गया। तो ये कुछ कॉनकेव मिरर के थे। कुछ कॉन्वेक्स मिरर भी इसी तरीके से काम करता है, कॉन्वेक्स मिरर भी, उसे भी समझ लो थोड़ा सा। देखो कॉन्वेक्स मिरर का क्या रूल है, कॉन्वेक्स मिरर का रूल क्या है कि आपने कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया, ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। जैसा कि कॉन्वेक्स मिरर में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है कि ऐसा लगता है या तो फोकस की तरफ जा रही है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, या फिर ऐसा लगता है फोकस की तरफ से आ रही है, यानी कॉन्वेक्स मिरर। अब इसका फोकस होता है इधर, अब रे ऑफ लाइट अंदर पार करके तो आ नहीं सकती, तो क्या होता है कि इसकी रे ऑफ लाइट करती है डाइवर्ज, क्या करती है डाइवर्ज, लेकिन डाइवर्ज ऐसे करती है कि ऐसा लगता है कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है। तो पहला तो ये रूल हो गया कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है, रूल नंबर 1। नंबर 2, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। अब मान लो ये आपका फोकस है, कोई रे ऑफ लाइट आई इस तरीके से, अब ये रे ऑफ लाइट आई, अब ऐसा लग रहा है कि फोकस की तरफ जा रही है, क्या लग रहा है, ये रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही है। तो जैसे रूल था कि अगर पैरेलल आ रही है तो ऐसा लगेगा फोकस से जा रही है, अगर फोकस की तरफ आ रही है तो ये रे ऑफ लाइट हो जाएगी पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, रूल नंबर 2। यानी अगर कोई कॉनकेव मिरर, वो कॉन्वेक्स मिरर पे ऐसे रे ऑफ लाइट आ रही है तो लग रहा है फोकस की तरफ जाएगी, लग रहा है जाएगी भी नहीं, पहुंच भी नहीं पाएगी, क्योंकि इसको पार करके थोड़ी ना जाती, तो ये क्या करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। तो या तो इस रूल को यूज करो। ये रूल क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं ना, आपको रास्ता नहीं पता। ये तो दिक्कत थी कि सर रे ऑफ लाइट आ तो जाएगी लेकिन मुझे क्या पता रास्ता कहाँ जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी देखना पड़ेगा। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना पॉसिबल नहीं है हर जगह पे, क्योंकि एंगल नहीं पता। तो ये तरीके ज़्यादा बेस्ट हैं कि आपको पहले से पता है कि रे ऑफ लाइट ऐसे आई तो यहाँ से ही जाएगी, और यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, नो डाउट ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे कर रहा है। तो इस बात का तो डाउट ही मत लेना कि सर ऐसा तो नहीं कि बस रट्टा मान ले रहे हैं, नहीं, अगर यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फुलफिल होगा, ओबे होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 2 रूल हो गए। तीसरा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, सेंटर कर्वेचर कॉनकेव मिरर में क्या होता था कि सेंटर कर्वेचर से रे ऑफ लाइट जाएगी तो उसी पाथ पर रिट्रेस कर जाती थी, वापस चली जाती थी, ठीक है। यहाँ पे भी सेम पॉइंट है, फोकस है, मान लो ये सी है। अब कोई रे ऑफ लाइट आई इस तरीके से, ऐसा लग रहा है कि सी की तरफ जाएगी,
क्या लग रहा है, रे ऑफ लाइट आई और ऐसा लग रहा है सी की तरफ जाएगी, तो भैया इसी पास से रिट्रेस कर जाएगी, वापस बाउंस बैक मार जाएगी। तीसरा रूल ये यूज करो रास्ता पता करने का। चौथा अपन का ये वाला, ये पेंसिल एक्सिस है, ये पोल है, कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पे गिरी तो जितना उसने एंगल बनाया पेंसिल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब इसके साथ क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पेंसिल एक्सिस क्या है, पेंसिल एक्सिस एक तरीके की नॉर्मल ही है। क्यों नॉर्मल है, क्योंकि देखो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने क्या बोला था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके कोई भी डिस्टेंस बना लूँ, सेंटर कर्वेचर से लेके कोई भी डिस्टेंस बना लो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा उस सरफेस के। तो सेंटर कर्वेचर से जब इस मिरर पे ये गिरा तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, तो परपेंडिकुलर ही तुम्हारी नॉर्मल होती है। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि नॉर्मल, इसके बीच का एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बड़ा उतना ही बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है, ये वाला थोड़ा सा रूल हम यूज कम ही करते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर से भी प्रॉब्लम आएगी कि एंगल कितना है, पर इनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। किसमें नहीं होती दिक्कत, क्योंकि सी पहले से पता होता है, या मान लो किसी ने हमें सी बता दिया तो गलती होने की चांस ही नहीं है। इसे भी हम यूज काफी करते हैं कि भैया फोकस पता है इस पॉइंट पे है तो गलती होने की चांस ही नहीं है, कि अगर पैरेलल आएगी या फिर फोकस की तरफ आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, और ये यूज करते हैं। क्लियर है, तो ये डायग्राम आपको पहले अच्छे से आने चाहिए, तभी आप आगे कौन सा समझ पाओगे। क्योंकि जब मैं मिरर फॉर्मूला बताऊंगा तो वहां पर मैं इस तरीके की इमेज बनाऊंगा, समझ रहे हो ना। तो इमेज आपको पहले से याद होनी चाहिए, कौन कौन सी इमेज बनती थी इन रूल्स को यूज करके। 10th वाला पार्ट है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। अगर इस तरीके से रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो ये यूट्यूब पर सीधा लिखो लाइट बाई मास्टर जी फिजिक्स पाठशाला, क्लास 10th का लाइट का चैप्टर ही पढ़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो उसमें से 2-4 वीडियो देख लो लाइट चैप्टर की, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, फिर इसको कर लेना। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जो मिरर फॉर्मूला था अपन का, उसका डेरिवेशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मिरर फॉर्मूले के डेरिवेशन से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को अच्छे से ये रे डायग्राम आते हो, आपको इमेज बनानी आती हो, आपको साइन कन्वेंशन पता हो कि कब यू पॉजिटिव, कब वी पॉजिटिव, कब यू नेगेटिव, कब एफ नेगेटिव, कब एफ पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन आपको पता होने चाहिए। ये मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही पढ़ने बैठना भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे बहुत कन्फ्यूजन होगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर करते चलूं। फिर भी अगर तुम्हारी को लग रहा हो कि सर कोई चीज़ छूट रही है या आपने नहीं बोला है या आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उस डाउट के ऊपर, ठीक है। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।